सो आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और इससे पहले हमने जो करे थे, आपके मिग 21 की बात करी थी और जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं मिग 29 की स्टोरी के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे? मिग 29 की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपके इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट्स को हम एक एक करके खत्म करेंगे, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और मिग 29 की भी काफ़ी दिलचस्प कहानी है। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आई एम एलुमिनस ऑफ प्रेस्टिजियस IIMA देहरादून एंड IIMC दिल्ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने CDS और SSB क्लियर करा था, प्लस आई हैव आल्सो वर्कड विद इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टिंट्स एट IB, MHA एंड डिफेंस जर्नलिज्म। जनरल स्टडीज़, सिक्योरिटी, IR पर मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हैं, जो चैनल शौर्य और विवेक चैनल पर जिस पर आप हो, शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। उसके अलावा SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन में करवाता हूँ। बहुत सारे रिजल्ट्स रहे हैं जो यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, और चैनल के ऊपर भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। SSB से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है जो आपको हेल्प करेगा। एंड फॉर CDA, CAPF, NDA एंड दी अदर रिटन एग्जामिनेशन काफ़ी सारा कंटेंट है जो आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि ये हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट की सीरीज जो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू और UPSC के डिफरेंट एरियाज में हेल्पफुल है। तो अभी तक फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑफ IAF एंड IAN में हमने मिग 21 और जैगुआर को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप सीधा इस सेशन पर आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों को पूरा कंप्लीट करिए। इससे आपकी बेसिक नॉलेज और भी बेटर होगी, क्योंकि वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट फाइटर एयरक्राफ्ट्स। उससे रिलेटेड जो टेक्निकल चीज़ें हम उसके बारे में भी बात करते हैं, और भारत की क्या स्थिति थी उस वक्त में, किस किस जंगों में इन हथियारों को या फिर इस केस में फाइटर एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करा गया, इसी फाइटर एयरक्राफ्ट को क्यों यूज़ करा गया, वो सारी नॉलेज भी आपको मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मिग 29। तो अगर मिग 29 अगेन आपकी सोवियत यूनियन फैमिली से आता है, तो इससे पहले हमने मिग 21 बाइसन की बात करी थी, वो भी मिकोयान गुरुविच डिज़ाइन ब्यूरो का था, और मिग 29 भी मिकोयान गुरुविच डिज़ाइन ब्यूरो का है। तो ये जो आपका MGDB मान लीजिए इसको, इसी ने आपका मिग 21 भी डिज़ाइन करा था, और इसी ने आपका मिग 29 भी डिज़ाइन करा है, प्रोड्यूस करा है रादर, ठीक है। और जो मिग्स हैं 21 का केस हमने देखा था, वो 1950 किसका प्रोग्राम है, जो इवेंचुअली इंडियन एयरफोर्स 1961 में उसके लिए ऑप्ट करती है। 64 में वो जहाज आते हैं, और वो पूरी कहानी मिग 21 की देखी थी। 65 में लिमिटेड डिफेंस सॉर्टीज रोल के लिए उनको यूज़ करा गया था, और 71 की जंग में उसका काफ़ी प्रयोग करा गया। फिर हमने जैगुआर की बात करी थी, जिसे बेसिकली फ्रेंच एयरफोर्स और ब्रिटिश एयरफोर्स, फ्रेंच और ब्रिटेन कंपनीज ने मिलकर बनाया हुआ है, ओके। एंड दे केम इन अर्ली 1973, 1974 में वो फ्रांस और ब्रिटेन की फोर्सेस के अंदर है, और इवेंचुअली बाय 1980s दे वर विद अस आल्सो। आज हम बात करने वाले मिग 29 की। तो दिस प्रोड्यूस्ड MiG was introduced in the 1970s to counter US F series planes like F-15 and F-16। तो मिग 21 पुराना प्रोग्राम हो गया था, उसके बाद मिग 29 आया, जो बेसिकली आपके F-15 और F-16 थे अमेरिका के, उनकर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इसको इंडियन एयरफोर्स में कमीशन करा गया था 1985 के अंदर, ओके। मिग 29 फॉर्म्स द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर सुखोई 30 MKI। तो सुखोई 30 MKI के बाद जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो मिग 29 की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स का। ये भी ट्विन इंजन है, जैसे कि हमने देखा था। तो जैगुआर का केस हमने देखा था, जैगुआर भी आपका ट्विन इंजन है, पर जो मिग 21 है वो सिंगल इंजन है। तो दिस इज अ ट्विन इंजन सिंगल सीटर है। मिग 21 भी आपका सिंगल सीटर हमने देखा था। सिंगल सीटर एयर सुपीरियरिटी विच इज केपेबल ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड ऑफ 2445 किलोमीटर पर मैक 2.3। तो मिग 21 से ज़्यादा तेज स्पीड है। मिग 21 की 2.1 मैक थी, और इसकी 2.3 मैक है। और जो आपका हमने जैगुआर देखी थी, दैट वाज अराउंड 1.3 मैक के आसपास था। ऑब्वियसली जैगुआर के पास क्या था, वो ज़्यादा वेट भी लेके चल सकता था। तो इट हैज़ अ कॉम्बैट सीलिंग ऑफ 17 किलोमीटर। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्बैट सीलिंग क्या होता है। जब हम एक फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं कि उसके अंदर कॉम्बैट सीलिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SSB में पूछा जा सकता है, AFSB में पूछा जा सकता है, या रिटन एग्जाम पे। कॉम्बैट सीलिंग के लिए भी मैंने डाल दिया यहाँ पे। कॉम्बैट सीलिंग इज द ऑल्टीट्यूड अबव विच अ प्लेन कैन नॉट क्लाइंब फास्टर देन द गिवन रेट। तो इसकी जो कॉम्बैट सीलिंग है वो 17 किलोमीटर की है। 17 किलोमीटर के बाद इसकी जो
कैपेबिलिटी है ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाने की, वो गिरती जाएगी, उस रेट पे नहीं चढ़ेगी। तो कॉम्बैट सीलिंग इसकी मैक्सिमम, सीलिंग का मतलब देखिए, मैं बोलता हूँ जैसे बोलते हैं ना सीलिंग का एक दीवार होती है, तो इसकी जो आपकी मान लीजिए जो ऊंचाई की दीवार है वो 17 किलोमीटर तक है। 17 किलोमीटर आप सोच लीजिए कितना लंबा सफर है ये। सो इट इज द ऑल्टीट्यूड अबव विच अ प्लेन कैन नॉट क्लाइंब। इसके ऊपर क्लाइंब करना, उसका रेट ऑफ क्लाइंबिंग गिर जाएगा और वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। एक मक्खी घूम रही है, परेशान कर रही है मेरे को। उसके बाद इसके अंदर इट कैरीज अ 30 mm कैनन, ओके 30 mm कैनन लॉन्ग विथ 4 R60 क्लोज कॉम्बैट एंड 2 R27 आर मीडियम रेंज रेडार गाइडेड मिसाइल्स। तो ये सिमिलर है जो आपके अराउंड 23 mm की गन्स हमने मिग 21 में देखी थी। इसमें 30 mm की गन्स है, 30 mm की कैनन्स हैं। तो 30 mm की कैनन्स हैं, R60 आपकी R60 क्लोज कॉम्बैट और R27 मीडियम रेंज रेडार गाइडेड मिसाइल्स हैं। तो ये R60 और R27 आपकी मिसाइल्स हो गई और 30 mm की गन हो गई। तो ये बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशन हो गई। पिछली स्लाइड्स के अंदर भी देखा हमने इसकी स्पेसिफिकेशंस के अंदर, इसकी स्पीड 2.3 मैक है, कॉम्बैट सीलिंग है 17 किलोमीटर और ट्विन इंजन है, सिंगल सीटर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। ओके, इंडिया वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर फॉर मिग 21। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि मिग 29, इंडिया वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर ऑफ मिग 29। तो मिग 29 के हम फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर थे, एक तो ये। और मिग 21 की अगर हम बात करें, वो इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट सुपरसोनिक जेट था, फर्स्ट सुपरसोनिक जेट था। तो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। मिग 29 और मिग 21 के बारे में। इंडियन एयरफोर्स प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर मोर देन 66 मिग 29 इन 1980s while the aircraft was still in its initial phase development। तो जो हमारे पास मिग 21 की जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई, जिस तरह से मिग 21 ने परफॉर्म करा, और जैसे कि मिग 21 आपके 1950s का प्लेन था, उसकी जो लाइफ स्पैन थी वो अराउंड 30 ईयर्स थी। इन 1980s जो हमारा प्रोग्राम था वो तेजस का प्रोग्राम चालू होता है 1984 में, और तेजस में अब काफ़ी डेवलपमेंट आई है, 2 स्क्वाड्रंस भी बनाई गई हैं, बट पूरे मिग 21 को रिप्लेस जो करा जाएगा उसमें अभी भी 2025 का वक्त लगा था। सो इन दैट सिनेरियो इन बाय 1980s इंडियन एयरफोर्स वाज लुकिंग फॉर अनदर सेट ऑफ फाइटर प्लेन्स, और उनमें से ही आपका 66 मिग 29 को 1980 में ऑर्डर करा गया, वो भी तब जब वो इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट में थे। So since its induction into the Indian Air Force in 1985, aircraft has undergone a series of modifications with the addition of new avionics, subsystem, turbofan engines and radars। तो इस प्लेन के अंदर मिग 29 के अंदर काफ़ी सारे एडिशंस करे गए। इसमें बहुत सारी अपडेट्स भी आपकी 2022 से इस साल से, और बहुत सारे अपग्रेड्स करे गए। मिग 29 की और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऐड करी जाएंगी, जो आगे चलकर हम लेक्चर में देखेंगे। तो इसके बहुत बार मॉडिफिकेशंस हुए और अभी भी हो रहे हैं। इंडिया मिग 29 वर यूज्ड एक्सटेंसिवली 1999 कारगिल वॉर के अंदर, अलॉन्ग विद मिराज 2000 इसको बहुत यूज़ करा गया था। और मिराज 2000 कौन सी कंट्री का है? ये है फ्रांस का, और फ्रांस में कौन सी कंपनी का? दसॉल्ट का है ये, ठीक है। दसॉल्ट वही कंपनी है जिससे हमने रफाल भी खरीदा है। ओके, सो इन इंडियन मिग 29 वर यूज्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग 1999 कारगिल वॉर इन कश्मीर बाय द इंडियन एयरफोर्स टू प्रोवाइड फाइटर एस्कॉर्ट फॉर मिराज 2000 अटैकिंग टारगेट्स विद लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। तो ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ भी प्रयोग करे गए थे। तो अटैकिंग मिराज 2000 के साथ इनको यूज करा गया, अटैकिंग टारगेट जिसके अंदर इनके साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को यूज करा गया। MiG 29's good operational record prompted India to sign a deal with Russia in 2005 to 2006 to upgrade all of MiG 29 for $888 million। तो आप ये देखिए, जैसा कि अगर जब हमने MiG 21 की कहानी देखी थी, उनकी जो 1965 वाली वॉर में एक अच्छी रिपोर्ट आई थी, इसीलिए उनके MiG 21 के ढांचे को बढ़ाया गया, मेंटेनेंस सेंटर्स लेकर आए गए, पायलट प्रोग्राम्स बढ़ाए गए, जो MiG 21 पे पायलट्स ट्रेन हो रहे थे, MiG 21 को इंडिया में असेंबल करे जाने लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, नंबर ऑफ MiG 21 बढ़ गए थे और ज़्यादा खरीदे गए। तो सिमिलरली MiG 29 का भी 1999 कारगिल, 1999 की कारगिल वॉर के अंदर बहुत ही अच्छी रिपोर्ट रही उनकी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो हमने रशिया से इनके अपग्रेड्स करवाए 2005 से 2006 में $888 मिलियन के। अंडर द डील इंडियन MiG 29 Under the deal, Indian MiG were modified
to become capable of deploying R-77 RWAEA adder air-to-air missile. Okay. उसके बाद the missiles had been successfully tested in October 1998 and were integrated into Indian Air Force MiG-29. तो इन सारी मिसाइल्स को ऐड करा गया. So MiG were modified to the capable of deploying R-77 RWAE adder air to air missiles ऐड करी गई जो इंटीग्रेट कर दी गई. एयर टू एयर adder missiles. Okay, so Indian Air Force has also awarded MiG Corporation another $900 million contract to upgrade all of its 69 operational MiG-29s. इसके बारे में हम थोड़ी देर में और पढ़ेंगे डिटेल में. और उसके साथ आपकी एवियोनिक किट के अंदर अपडेट्स हुए, रेडार्स में अपडेट हुए. These upgrades including new avionics kit with N109 radar being replaced by Zuk M radar. रेडार्स को रिप्लेस करा गया. बेटर रेडार सिस्टम होगा उतना ही आपका फाइटर एयरक्राफ्ट पोटेंट हो जाएगा. Aircraft is also being equipped to enhance beyond visual range combat ability and for air to air refueling to increase endurance. अब air to air refueling का मतलब है फॉर एग्जांपल हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, फॉर एग्जांपल ये ए पोजीशन है, ये डी पोजीशन है, तो वो बेसिकली यहाँ पर उड़ सकता है. मान लिया जाए बी तक ही उड़ सकता है उसे, पर उसे डी पहुंचना है. अब उसकी अगर कैपेबिलिटी सी तक आ जाए कि सी तक तो पहुंच गया और यहाँ पे रिफ्यूल हो जाए तो ये डी तक पहुंच जाएगा. बट अगर इसकी कैपेबिलिटी बी तक ही है तब भी रिफ्यूलिंग से डी तक नहीं पहुंच पाएगा. तो मिड एयर रिफ्यूलिंग का मतलब है कि उसकी हवा के अंदर ही उसके अंदर फ्यूल दिया जाए जिससे वो और भी लंबा इंड्योरेंस और भी लंबा सफर तय कर सके. और अगर लंबा सफर तय कर सकता है तो ऑब्वियसली उसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल आज की डेट में से वो सिर्फ पाकिस्तान तक जा सकता है, बट अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग से वो और भी आगे जाएगा तो बाकी कंट्रीज को भी निशाना बना सकता है, दुश्मन को निशाना बना सकता है. तो ये तो हो गई आपकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना. दूसरा है बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैटिबिलिटी. बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर मैं पायलट हूं तो मुझे जितनी अपनी आंखों से सामने दिख रहा है वो मेरी विजुअल रेंज में. बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर जैसे रफाल की बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेसिटी जो बीवीआर के कैपेबिलिटी है वो 150 किलोमीटर की है कि 150 किलोमीटर के अंदर उसका रेडार जो है जो दुश्मन को छांट कर ढूंढ कर रेडार को यूज करके उन पर अटैक कर सकता है 150 किलोमीटर. दैट मींस अगर आप देखेंगे इस एयर सुपीरियरिटी में आप विदाउट इवन बॉर्डर, आपको इंडो चाइना के बॉर्डर से पहले ही 150 किलोमीटर की अगर मारक की शक्ति है तो आप कितना डिस्ट्रक्शन फैला सकते हो ये आप खुद ही सोच सकते हो. तो इस एयरक्राफ्ट को इक्विप करा जा रहा है विजुअल रेंज कॉम्बैट बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैटिबिलिटी प्लस एयर टू इनहैंस्ड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए. जनवरी 2010 के अंदर इंडिया एंड रशिया साइन $1.2 बिलियन डील अंडर विच द इंडियन नेवी वुड एक्वायर 29 एडिशनल MiG-29 केस. तो MiG-29 केस के बारे में हम पढ़ेंगे. MiG-29 का जो नेवल वर्जन है उसे MiG-29K बोलते हैं. MiG-29K के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे जब हम इंडियन नेवी की फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करेंगे. सो ब्रिंगिंग टोटल नंबर ऑफ MiG-29 केस ऑन ऑर्डर टू 45. तो अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे MiG-29K. So MiG-29K entered service with the Indian Navy on 19th February 2010. तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको कंपेयर टू MiG-29 जो आपके 1980 से है. सो अपग्रेड्स टू द इंडियन MiG-29 विल बी टू MiG-29 UPG स्टैंडर्ड्स. तो अपग्रेडेड स्टैंडर्ड्स MiG-29 UPG स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड करा जाएगा. अब हम बात करते हैं कि MiG-29 की लेटेस्ट अपडेट क्या है. थोड़ी बहुत अपडेट्स की तो हमने बात कर ली, लेटेस्ट अपडेट क्या है इस जहाज़ की. तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाए तो शौर्य और विवेक ऐप बिल्कुल अब प्ले स्टोर पर आ चुका है. इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. आई थिंक किसी के यहाँ पर पूजा हो रही है तो बड़ी अच्छी घंटी की आवाज़ आ रही है, शुद्ध आवाज़ होती है घंटी की हमारी. तो शौर्य विवेक को आप डाउनलोड कर लीजिए और ये जो पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी. ये पूरा कोर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो कोर्स भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगी. तो पक्का इस ऐप को डाउनलोड करें जहाँ पर आने वाले टाइम पर आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे रिलेटेड टू CDA, CAPF, AFCAT एक्सेट्रा रिटन एग्जामिनेशन के लिए. उसके बाद हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो 5 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है. यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स. इसके अंदर INA, IMA, AFA प्लस AFCAT का 3 मंथ ऑफलाइन कोर्स 26,000 का है. OTA का 21,000 का है. CAPF का 6 मंथ जो बैच है वो है आपका वो स्टार्ट हो रहा है आपको 5 जनवरी को
और इसकी सारी जानकारी आपको इन नंबर्स पे मिल जाएगी 6398683141 7906179467। ओके, उसके अलावा मेरा जो एसएसबी का बैच है, ऑफलाइन बैच है, वो 10th जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। इसकी बहुत लिमिटेड सीट्स रहेगी, सो यू कैन एनरोल इन दैट। आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर्स मिल जाएंगे, ऐप का लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन डाउनलोड। एंड फॉर इन कोर्सेज में इनरोलमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, शौर्य और विवेक.com, जिस पर आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो हम वापस आते हैं अपडेट्स के ऊपर। अगस्त 2022 की अपडेट है। रशिया एश्योर स्विफ्ट डिलीवरी ऑफ अपग्रेडेड, जिनको मिग 29 यूपीजी बोला गया, जो अभी हमने पढ़ा, फाइटर्स टू इंडिया आफ्टर फ्रांस डिलीवर ऑल 36 रफाल। तो फ्रांस ने हमने 36 रफाल दे दिए थे, तो रशिया पे थोड़ा प्रेशर बना, भैया आप भी दे दो। सो स्विफ्ट डिलीवरी ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर वुड अलाउ इंडिया टू बेटर आर्म्ड कॉम्बैट। जो चैलेंज है, हमें चैलेंज आ रहा है, और खासकर चाइना पाकिस्तान से जो टू साइडेड टू फ्रंट चैलेंज है, अगर मिग 29 रहेंगे अपग्रेडेड तो उस चैलेंज को देखा जा सकता है। सो मिग 29 यूपीजी यानी अपग्रेडेड वर्जन एयरक्राफ्ट is the upgraded version of MiG-29 operated by the Indian Air Force. The aircraft that made its maiden flight in 2011 has an integrated foreign-made avionics suite. तो ये जो MiG-29 UPG है, 2011 के अंदर इसको लेकर आया गया था, और ये काफी अपग्रेडेड वर्जन है। ओके, द एयरक्राफ्ट के अंदर क्या है, जुक एम रेडार जिसकी हमने बात करी, न्यू एवियोनिक्स है, IFR प्रोब है, RD-33 सीरीज 3 टर्बोजेट इंजन है, तो बेटर इंजन है, बेटर रेडार सिस्टम है, बेटर एवियोनिक्स है, तो पायलट के लिए भी अच्छा है और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अच्छा है। द मॉडर्नाइजेशन इज पार्ट ऑफ $900 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू अपग्रेड द 69 फाइटर फ्लीट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जिसपे मैं बोल रहा था आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, जो 2 RD-33 सीरीज 3 इंजन पावर मिग 20 विद द बेटर थ्रस्ट एंड सर्विस टाइप, तो थ्रस्ट बढ़ जाएगा, इसका फोर्स बढ़ जाएगा। एयरक्राफ्ट हैज वन ऑफ द बेस्ट थ्रस्ट टू वेट रेशियोज। अब ये एक अच्छा साइंस का क्वेश्चन होता है, जो कई बार वो एसएसबी में भी पूछ लेते हैं, कई बार रिटन एग्जाम में भी, कि ये थ्रस्ट टू वेट रेशियो का मतलब क्या होता है भैया। थ्रस्ट टू वेट रेशियो जब एयरक्राफ्ट की बात करी जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, और यही क्वेश्चन वो एएफएसबी में पूछ लेते हैं, वो एसएसबी में पूछ लेते हैं, वो टेक्निकल क्वेश्चंस ऑफ एसएसबी में पूछ लेते हैं, रिटन एग्जाम के साइंस सेक्शन के अंदर आता है कि एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो का मतलब क्या होता है, बात करेंगे। तो एयरक्राफ्ट कैन इफेक्टिवली परफॉर्म इंप्रेसिव वर्टिकल टेक ऑफ, यानी कि वो सीधा टेक ऑफ कर सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ एंड हैज स्पेसिफिकेशंस लाइक टॉप स्पीड ऑफ 2400 किलोमीटर पर आवर एंड इनक्रेडिबल रेट ऑफ क्लाइंब ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली वर्टिकल टेक ऑफ है, सीधा उड़ सकता है, तो उसकी जो वर्टिकल टेक ऑफ की स्पीड है वो भी अच्छी है, 330 मीटर पर सेकेंड की है। टॉप स्पीड है 2400 किलोमीटर पर आवर। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं मिग 29 यूपीजी की, जो अपग्रेडेड वर्जन है। इसीलिए इसमें, और जो हमने स्टार्टिंग में मिग 29 में पढ़ा था, जो पुराने वर्जन है उनमें चेंजेस आ गए। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, तो अपडेटेड है ये। ओके, इसमें काफी सारी नीचे चीजें ऐड करी गई हैं, जो आपने अभी हमने देखा ना, 2011 के अंदर इंटीग्रेटेड फॉरेन मेड एवियोनिक सूट भी ऐड करा गया, जो टेस्ट हुआ था। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे थ्रस्ट टू वेट रेशियो का मतलब क्या होता है। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। CDS, NDA, एफकैट, SSB, AFSB, UPSC, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं थ्रस्ट किसको बोलते हैं। थ्रस्ट का मतलब है हाउ मच फोर्स एन इंजन प्रोड्यूसेस। तो जैसे कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, इंजन एनर्जी पैदा कर रहा है और वो जो पुश दे रहा है एयरक्राफ्ट को आगे ले जाने की, ठीक है। तो थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आप मान लो धक्का, फोर्स, तो ये जो थ्रस्ट है जो आगे ले जा रहा है, दिस इज थ्रस्ट। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। हाउ मच फोर्स एन इंजन प्रोड्यूसेस, तो जो इंजन है, जो जिससे वो फाइटर प्लेन चल रहा है, वो कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स से आगे चीजें लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रस्ट आपको क्लियर हो गया। दूसरा है वेट, हाउ मच द व्हीकल वेज, यानी कि उस फाइटर एयरक्राफ्ट का वजन कितना है, उस फाइटर एयरक्राफ्ट का वजन कितना है। अब जितना ज्यादा वजन होगा, ऑब्वियसली उतनी ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। एक बेसिक अगर हम समझने की कोशिश करें तो थ्रस्ट डिवाइडेड बाय वेट, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय वेट, थ्रस्ट टू वेट रेशियो बनता है, ठीक है। अगर थ्रस्ट को आप वेट से डिवाइड कर दे, इसको बोलते हैं थ्रस्ट टू वेट रेशियो। केजीज डिवाइडेड बाय केजीज गिव्स अ डायमेंशनलेस नंबर्स, या फिर जो भी है आपका पाउंड, केजी, जिसमें भी आप तोल रहे हो। तो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, थ्रस्ट टू वेट? इफ एन इंजन प्रोड्यूसेस मोर थ्रस्ट देन द व्हीकल वेज,
It can overcome gravity and accelerate when pointed straight up. Thrust overcomes weight, lifting the straight from the earth. तो यानी कि thrust, ये यानी कि if engine produces more thrust than the vehicle, अगर थ्रस्ट जो है जिस फोर्स से वो आगे जा रहा है ये वेट ऑफ द व्हीकल से ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका प्लेन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, अर्थ से बाहर की तरफ, ठीक है। तो दैट मीन्स इट स्ट्रेट अप फ्रॉम द अर्थ, दैट मीन्स वो ऐसे उसकी ट्राजेक्टरी जाएगी। बट अगर थ्रस्ट टू वेट रेशियो में इफ एन इंजन प्रोड्यूसेस लेस थ्रस्ट देन द व्हीकल वेज, व्हीकल को फिर वेट के ऊपर ओवरकम करना पड़ेगा और इसके लिए उसको फिर जरूरत पड़ती है एरोडायनेमिक लिफ्ट की। तो थ्रस्ट मूव्स द व्हीकल फॉरवर्ड, मूव कर दिया, क्रिएटिंग एन एयर फ्लो, तो फिर वो विंग्स के नीचे प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। सो एयर फ्लोइंग ओवर द विंग्स क्रिएट्स लिफ्ट which helps lift the aircraft into the air as long as there is enough lift to overcome the weight। यानी कि मोटा मोटा जो thrust to weight ratio है इसके अंदर thrust weight से ज्यादा होना चाहिए इस केस में MiG-29 के अंदर। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, एयरक्राफ्ट हैज वन ऑफ द बेस्ट थ्रस्ट टू वेट रेशियो विच मेक्स इट वेरी एजाइल, और इसको हेल्प करता है टू टेक ऑफ, और तभी तो वर्टिकल टेक ऑफ भी इसके अंदर पॉसिबल हो पा रहा है। ओके तो ये बेसिकली थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। इंडियन एयरफोर्स मल्स सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन फॉर MiG-29 फाइटर्स टू एनहांस सर्विस स्पैन फॉर 40 years to 50 years। ओके, फ्रॉम 40 years to 50 years। ये कब की बात करी गई है? 16 अक्टूबर 2022 की बात करी गई है। ओके तो ये लेटेस्ट है बिल्कुल खबर। सो इंडियन एयरफोर्स इज प्लानिंग टू अंडरटेक सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑन इट्स फ्लीट ऑफ MiG-29 फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स विच विल इनहांस देयर सर्विस स्पैन फ्रॉम 40 साल से 50 साल हो जाएगी, यानी 10 साल का एक्सटेंशन और हो जाएगा। इनका एक्सटेंशन क्यों जा रहा है कि जब तक नए फाइटर प्लेन्स नहीं आते जो भारतीय फौज एयरफोर्स के पास है, वायुसेना के पास है, उनका लाइफ एक्सटेंडेड रहे। और जो हमारी नंबर ऑफ स्क्वाड्रन है, आपको ऑलरेडी पता है 42 स्क्वाड्रन है हमारी जो ऑलरेडी 32 पे काम कर रही है। 42 सैंक्शन स्ट्रेंथ है बट वो 30 पे काम कर रही है क्योंकि नंबर ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट आर लेस, और करीबन एक स्क्वाड्रन में 18 से लेके 20 तक, मोस्टली 18 ही बताते हैं, 18 के आसपास आपके फाइटर प्लेन्स होते हैं। सो इंडक्टेड इनटू द एयरफोर्स इन 1986, द फर्स्ट लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम वाज अंडरटेकन इन मिड 2000s ड्यूरिंग डिफेंस मिनिस्टर A.K. एंटनी के टाइम पर पहला एक्सटेंशन हुआ। अब दूसरे एक्सटेंशन की बात करी जा रही है ताकि जो कम से कम 30 स्क्वाड्रन है वो तो रहे, एंड वी कैन ऑलवेज काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। So according to Indian Air Force sources, enhanced technical life of MiG-29 aircraft will begin expiring from 2025 onwards, and in the view of depleting squadron strength and slow rate of induction, it is imperative to determine that for how long this fleet can continue to remain effectively in service. So according to Indian Air Force sources, the enhanced technical life of MiG-29 will begin expiring from 2025। 2025 से करी जाएगी, तो इसीलिए 10 साल ऐड करने की कोशिश करी जा रही है कि 35-40 तक भी हमारे पास ये जहाज रहे, और वही डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन की बात करी जा रही है क्योंकि अगर ये बाहर हो गए तो हमारी स्क्वाड्रन्स कम हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन चाइना और पाकिस्तान को जाएगी तो वो इसका एक यूज कर सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, या फिर ऑब्वियसली हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, और दुश्मन को ये इंफॉर्मेशन पता लगेगी तो नॉट एट ऑल गुड। सो द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड कहां पर करा जाएगा? इंडियन एयरफोर्स के नंबर 11 बेस रिपेयर डिपो नियर नासिक, विच इज मैंडेटेड विद द रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑफ रशियन ऑरिजिन फाइटर एयरक्राफ्ट। ओनली इंडियन एयरफोर्स विल परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, जिसके अंदर ओवरहॉल करी जाएंगी, अपग्रेडेशन करा जाएगा। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व स्टडी एंड एग्जामिनेशन, एयरक्राफ्ट के फ्रेम को देखा जाएगा, इंजन, एवियोनिक्स, सब असेंबलीज, aggregates, development and analysis of technical and flight data, structural integrity checks, corrosion removal, repair and strengthening of certain lead bearing areas and some structural modification। बेसिकली इसको मॉडिफाई करा जाएगा, बट होपफुली MiG-29 के इतने क्रैश केसेस नहीं हुए हैं जितने MiG-21 में देखने को मिले हैं, तो ये जितनी भी चेंजेस करी जाए लाइफ स्पैन बने और बेटर एयरक्राफ्ट बने, जिससे ये और पोर्टेंट बने, ना कि कोई हमारे क्रैशेस में हो। So Indian Air Force operates about 66 Soviet Russian origin fighters in 3 squadrons, about 66 of the Soviet, so 66 MiG-29s. 2 of them are based at Adampur and Jamnagar, while the third recently moved to Srinagar to replace MiG-21 squadron that was phased out। तो MiG-21 को phase out कराई जा रहा है। Recently तेजस की भी squadron ने replace करा है उसे, तो आदमपुर में है, जामनगर में है, श्रीनगर में है, जहां पर आपकी squadrons हैं। So in addition, the Navy also procured 35 MiG-29 for its fleet air arm, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जिनको MiG-29K भी बोलते हैं।
MiG-29s were also deployed in Ladakh to counter Chinese aircraft during the फेस ऑफ अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन 2020। तो ये बेसिकली हम गलवान के टाइम पर बात करें तब भी इनकी बात करी गई थी, और 2020 में हमने काफ़ी सारे MiG-29 सुखोई अपग्रेड और काफ़ी सारे हथियार भी लिए थे। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग 21 एडिशनल MiG-29s फ्रॉम रशिया which would enable replacement of earlier losses and raise another squadron। जो MiG-29 क्रैश हुए हैं, खराब हुए हैं, उनके नंबर्स को रिप्लेस करके वापस एक स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बने। These would developed and upgraded from an airframes built earlier but which never entered services। तो obviously these would be an upgraded version, पुराने वाले से much better upgraded versions होंगे। तो यहाँ पर हमें पता लगता है 21 एडिशनल MiG-29 रशिया से लिए जाएंगे जो रिप्लेस करेंगे जो पुराने आपके MiG-29 लॉसेज हैं, या फिर एक पूरी नई स्क्वाड्रन को रेस करने के लिए एक स्क्वाड्रन में करीबन 18 फाइटर जेट्स होते हैं। दीज वुड बी डेवलप्ड एंड अपग्रेडेड फ्रॉम एयर फ्रेम्स बिल्ट अर्लियर, जिनको पहले यूज नहीं करा गया था बट यहाँ यूज करा जाएगा। तो अगले लेक्चर के अंदर हम MiG-29K के बारे में बात करेंगे। होपफुली यहाँ पर आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि शौर्य और विवेक ऐप को आप पक्का डाउनलोड करिए। शौर्य और विवेक ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप। नंबर्स आपके सामने नीचे आ रहे होंगे, इन नंबर्स पर कॉल करिए। अगर आप ऑफलाइन कोर्स एडमिशन लेना चाहते हैं, 5 जनवरी को हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है CDS का, CAPF का, AFCAT का। 16 जन को NDA का बैच स्टार्ट हो रहा है, और उसके अलावा मेरा SSB का बैच 10 जन को स्टार्ट हो रहा है। सो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से आपको इसकी इन सारे लेक्चर्स की भी PDF मिल जाएगी। ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच। आई होप यू डिड लाइक दिस लेक्चर, और इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगले लेक्चर के अंदर हम MiG-29K की बात करेंगे। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को पक्का आप घंटी का आइकॉन पक्का दबा दीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको चैनल के साथ ज़रूर जोड़िए, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, SSB की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद गाइज।